नमस्कार, मैं हूँ आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। ले आइए पहले स्क्रीन पर हेमंत जी को। स्वागत है हेमंत भाई आपको और सभी दर्शकों को एक बार फिर और बार-बार लगातार स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक अनंत शुभकामनाएं। आप विदेश कई बार गए हैं। आपको अनुभव होगा इसका कि विदेशों में अगर हमारी विरासत से गांधी और नेहरू का नाम हटा दिया जाए, तो फिर क्या हो? ये तो चंद भक्त बताते हैं कि विदेशों में मोदी मोदी होता है और डंका होता बजता है। वो तो बस में भर के आते हैं या जैसे भी आते हो, विदेश में कैसी व्यवस्था है, यहाँ वाला हम इंडिया वाला जानते हैं, पूड़ी सब्जी और बस। बाकी वहाँ की व्यवस्था कैसे होती है वो आप लोग को पता होगा ज़्यादा। लेकिन आज भी भक्तों के जो मोदी जी हैं, ये विदेश जाते हैं तो इन्हीं को बिठा करके राष्ट्राध्यक्ष वहाँ के नेहरू और गांधी की बातें करते हैं। उनसे जोड़ते हैं अस्तित्व आज के भारत का। और गांधी का भारत, नेहरू का भारत इसे कहते हैं। मोदी का भारत नहीं कहते। जो हुआ है आज 15 अगस्त को हमारे देश में, जो 15 अगस्त को और 15 अगस्त को किसी जैसे कहते हैं ना इंडिविजुअल आइडेंटिटी, ऐसा नहीं कि कोई अकेला आदमी कोई बोल दिया। मोदी का मंत्रालय 15 अगस्त की तारीख हमारे लिए सबसे गौरव वाला दिन। उस दिन मोदी के मंत्रालय ने गांधी से ऊपर कर दिया सावरकर को। सावरकर से नीचे राष्ट्रपिता हैं। इसका मतलब गोडसे शरीर से भले मर गया हो, गोडसे अभी जिंदा है। और यही फिर कहेंगे हम, आज हम नहीं, गांधी की आत्मा बोलती हो, हे राम, गोडसे तो अभी जिंदा है। मैं आपको दिखाता हूं और यकीन करिए आपको अगर नहीं लगा कि गोडसे जिंदा है, तो इसका मतलब आप भी गोडसे में विलीन हो चुके हैं। अगर नहीं लगा तो मान लीजिए गोडसे आप हो चुके हैं, गोडसे में विलीन हो चुके हैं। लाइए जरा, ये भारत सरकार विज्ञापन दिखाइए। 15 अगस्त पर भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय का विज्ञापन है, जो विज्ञापन अखबारों तक में छपा है। इस विज्ञापन में आपको तिरंगे के एक तरफ सबसे ऊपर सावरकर की फोटो दिख रही हो। वही सावरकर जिसने 1911 से 1921 के बीच जिसके 4 माफीनामे अब जो मौजूद हैं, जो मैंने पढ़े हैं, निजी तौर पर मैं बता रहा हूँ, ये नहीं कि खाली मैं बोल रहा हूँ, जो मैंने 4 माफीनामे पढ़े हैं, 4 तो मेरे पढ़े हुए हैं। हो सकता है बहुत सारे ऐसे हों, जो सामने ना आए हों। उन 4 माफीनामों में जिसने यहाँ तक लिखा, बहुत लोग कहते हैं कि वो चाल थी, जैसे आजकल ना इस दौर के विश्लेषक हटा दीजिए, इस दौर के विश्लेषक ऐसे हैं मोदी युग में, जो आपको पता है हर बात को कहते हैं मास्टर स्ट्रोक है। कुछ भी हो। अभी अमेरिका ने 50% लगाया टैरिफ, इसको भी मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं। जिस दिन हटा देगा उसको भी मास्टर स्ट्रोक बताएंगे और फिर लगा देगा, कहेंगे 24 घंटे बाद फिर मास्टर स्ट्रोक है। तो ऐसे दौर में सावरकर के माफीनामों को ही बताया जाता है कि वो मास्टर स्ट्रोक था। असल में पढ़ा तो है नहीं और पढ़ने में कोई रुचि भी नहीं है, क्योंकि उनके पास लिख के आता है कि ये बोलना है। तो जिसके पास लिख के आता है उसको पढ़ने की जरूरत नहीं होती, इसलिए मोदी जी भी नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि इनके पास भी लिख के आता है टेलीप्रॉम्प्टर पर। तो जिसके पास लिख के आता है वो पढ़ता नहीं है। इन सबके पास लिख के आता है, ये माफीनामा पढ़े ही नहीं कभी। बताते हैं कि उससे छूट करके आए, माफीनामा लिख के कि छूट जाए किसी तरह और फिर अंग्रेजों को भगा देंगे। अरे उसमें यहां तक लिख दिया था कि हम आपकी सेवा करेंगे। युवा देश मतलब आपके खिलाफ, आपके हमारे आका आपके शासन के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, हम उन युवाओं को समझाने में अपनी जिंदगी बिता देंगे। बाकी पूरी जिंदगी उन युवाओं को समझाएंगे और इस तरह आपके इस साम्राज्य के लिए हम बहुत उपयोगी हो सकते हैं। मैं कुछ ही पार्ट बता रहा हूँ, पूरा पढ़ लोगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। खैर, ये देखा आपने, सावरकर ऊपर, गांधी नीचे। हेमंत भाई, सबसे पहले यही शुरू करेंगे, मैं विज्ञापन से, सिर्फ बाकी और क्या क्या है वो सब बाद में दिखाएंगे, इसी विज्ञापन से शुरू करते हैं।
जरा बताइए अब क्या मुंह दिखाएंगे दुनिया में। आशीष भाई नमस्कार, आपको और समस्त दर्शक साथियों को नए हार्दिक बधाई आजादी के दिवस की। और ये आजादी जो है, केवल ये जो आजादी दिख रही है वो नहीं, ये जो अपनी मानसिक कायरता और जो हमारी अंधभक्ति है उससे भी आजादी मिले, ऐसी कामना मैं कर सकता हूँ, ऐसी सदिच्छा मेरी है पूरे देशवासियों के लिए। सोच करके देखिए कि इस देश की सरकार का एक मंत्रालय, पेट्रोलियम और गैस मंत्रालय, उसको शर्म आनी चाहिए कि नहीं कि उसने सावरकर जैसे माफी वीर को सच्चे देशभक्तों और शहीदों से ऊपर रख दिया। और ऊपर गांधी के साथ सावरकर की तस्वीर, और उसके बाद सरकारी खजाने से, राष्ट्रपिता से भी बड़ा कोई हो सकता है, टैक्स पेयर के पैसे से गांधी नीचे, सुभाष नीचे, भगत सिंह नीचे और सावरकर ऊपर। इसको आप क्या समझ रहे हैं? इससे चौंकिए मत, इससे बिल्कुल चौंकने की जरूरत नहीं है। जो ये मौजूदा सल्तनत जो चल रही है, सिंगोलधारी शासन है, मुझे लगता है कि अभी तो आपने ये जो है ना, ये एक ट्रेलर है। इनके दिमाग में और इनकी जो विचारधारा के अंदर जो इसकी आगे भावी मूवी है, उसकी कल्पना करेंगे तो आप सिहर जाएंगे। आज सावरकर आए हैं जो गांधी की हत्या में वांछित थे, अब एज ए कॉन्स्पिरेटर, साजिशकर्ता के तौर पर। कौन जानता है कि इसके बाद गॉड से आएंगे और महात्मा गांधी गायब हो जाएंगे। आप कह सकते हैं कि ऐसा नहीं होगा। फिर गोलवलकर आएंगे और सुभाष चले जाएंगे। उसके बाद नरेंद्र मोदी आएंगे और भगत सिंह चले जाएंगे। जो 2014 में जो यात्रा शुरू की थी, आपको नहीं लगता कि वो इस दिशा में आगे बढ़ रही है? भोपाल का वो हृदय विदारक सीन आपने देखा है कभी? याद होगा आपको, जो सांसद थी आपकी आपकी साध्वी सांसद, साध्वी सांसद, गांधी जी की तस्वीर पर गोली चलाई जा रही थी। और उसके बाद जो कुछ वहां पे आप देख रहे थे, वो उसको कोई रिपीट करने की जरूरत नहीं। आज का दिन ऐसा शुभ दिन है कि उस बात का जिक्र करना भी शर्मनाक है। तो जिनकी जो विचारधारा है वो यहां पर है, तो वो देश का निर्माण कर रहे हैं, राष्ट्र का निर्माण, नए भारत का निर्माण और नाना प्रकार की बातें, उस पर हम आगे आएंगे। मैं आपको एक बहुत छोटी सी एक बात कह, महात्मा गांधी की हत्या, जिस व्यक्ति जो उसकी साजिश में नामांकित था, शामिल था, किसी कारण से वो छूट गया, उसको आजादी के दिन गांधी जी से ऊपर दिखा करके आप क्या दिखाना चाह रहे हैं? केवल इस मानसिकता को समझिए। और अगर यहां से भी ना समझे तो एक ऐतिहासिक संदर्भ देता हूं, दर्शक हमारे बड़े विद्वान समझ जाए। वायसराय थे अपने हिंदुस्तान में लास्ट, लॉर्ड माउंटबेटन। जब गांधी जी की हत्या हुई 30 जनवरी 48 को, तो क्या कहा था उन्होंने? उन्होंने कहा था ब्रिटिश हुकूमत अपने जो जीवन भर के लिए, आजीवन, बाद में भी, यहां से जाने के बाद भी, काल पर्यंत कलंक से बच गई। गांधी जी को कह रहे हैं वो, आपकी हत्या आपके देश, आपके राज्य, आपके लोगों ने की। शब्द सुनिएगा एक एक। माउंटबेटन कह रहे हैं, यदि इतिहास आपका निष्पक्ष मूल्यांकन कर सका तो वह आपको ईसा और बुद्ध की कोटि में रखेगा। लॉर्ड माउंटबेटन कह रहे हैं, कोई कौम कितनी इतनी कृतघ्न और खुदगर्ज कैसे हो सकती है जो अपने पिता तुल्य मार्गदर्शक की छाती छलनी कर दे। यह तो नृशंस बर्बर नरभक्षी कबीलों में भी नहीं होता है, और उस पर निर्लजता यह है कि हमें इस कृत्य का अफसोस तक नहीं है। लॉर्ड माउंटबेटन कह रहे हैं, जिस देश ने महात्मा गांधी के सिद्धांतों और बलिदान से आजादी की सांसें पाई, वही उनकी हत्या की साजिश में शामिल व्यक्ति को इतना महिमामंडित करता है। ये क्या इस देश के आत्म सम्मान और आत्मा पर चोट नहीं है? यह इस देश के इतिहास से, और इस देश इतिहास और शहीदों दोनों के साथ गद्दारी और दोनों का अपमान नहीं है? सोच करके देखिएगा ये बात। आजादी के दिन सावरकर ऊपर, सावरकर, और जिस व्यक्ति की हत्या की साजिश में शामिल, ये नया न्यू नॉर्मल है क्या? आपको इस पूरे देश को इस उसके लिए इस ट्यूनिंग की जा रही है क्या? इसकी ओरिएंटेशन की जा रही है क्या कि इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है? आप सोच करके देखिएगा इस बात। ऐसा गलत दिन चुना है, और किसको खुश करने के लिए चुना है? कौन खुश हो रहा है इससे? इससे आरएसएस खुश हो रहा है, और कोई खुश नहीं हो रहा है आज। नहीं, मैं खाली बीच-बीच में थोड़ा-सा मजबूरी है बोलना। उस दौर में आरएसएस और सावरकर ये भी 36 थे, इनमें बनती नहीं थी। आरएसएस को सावरकर डाइजेस्ट ही नहीं होता था, क्योंकि सावरकर तो आप सावरकर को पढ़ोगे तो सावरकर गाय को सामान्य पशु मानने वाला व्यक्ति, जो मतलब गोभक्षण को भी जायज ठहराने वाला आदमी था। लेकिन जो माउंटबेटन को आपने पढ़ा है, मैं कहूंगा अंत तक एक बार और पढ़िएगा,
क्योंकि वो मैं बड़े गौर से सुन रहा। जो माउंटबेटन ने कहा था वो उस दौर से ज़्यादा इस दौर में लागू होता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल। इस दौर में जो कहा ना कि ऐसे कभी मतलब नृशंस कबीलाई उसमें भी नहीं मुमकिन है कि जो ईसा और बुद्ध के कैटेगरी में खड़ा होने वाला आदमी हो, उसके हत्यारे को भी महिमा मंडित किया जा रहा हो। आज 48 से ज़्यादा आज महिमा मंडित किया जा रहा है और गोडसे की स्वीकारोक्ति 48 से ज़्यादा 2025 में है। भक्त भी हैं, आएंगे अभी प्रोग्राम में नीचे लिखने। और ये आरोपी के रूप में अदालत में बैठाया गया। मैंने पर सावरकर पे मैंने भी काफी वो किया। एक उस दौर की अभिनेत्री जिसने सावरकर के घर के बाहर गोडसे को उतारा था, फ्लाइट में एक साथ थे, दिल्ली से मुंबई की फ्लाइट में, उसकी गवाही जो है वो थी। तमाम ऐसी चीजें थी, वो छूटने की वजह सावरकर के बहुत सारी उसमें बहुत सारे तथ्य हैं उसके पीछे जाए तो। संघ प्रतिबंधित हुआ था और सावरकर का मैं तो कहा माफी के दौर से। एक महाराष्ट्र के हम लोग कई बार एग्जांपल देते हैं। एक महाराष्ट्र के इतिहासकार हैं, मतलब विश्लेषक हैं और रिसर्चर हैं, बुजुर्ग हैं, टिकले। मैं बहुत दिन से कोशिश में हूँ, आज आपने ये चर्चा छेड़ी है तो मैं उनको लाऊंगा चैनल पर, न्यूज लॉन्चर। आज तक राहुल गांधी पर जो केस करने वाले सात्विकी सावरकर या जितने हैं ये संघी इकोसिस्टम वाले, टिकले पर किसी ने उंगली नहीं उठाई। वही हाल है टिकले का जैसे सुब्रमण्यम स्वामी का है कि उन पर कोई केस नहीं करता। टिकले ने जो किताब लिखी है ना, आप पढ़ोगे तो हैरान रह जाओगे, व्यभिचार तक के केस बताए हैं, मामले। उन्होंने अपना पूरा जिंदगी सावरकर के जो है ख्याति लब्ध कार्यों को उजागर करने में लगा दिया। ऐसे ऐसे काम, ऐसे ऐसे कांड उजागर किए हैं और डेढ़ घंटा लोग व्याख्यान में बुलाते हैं, डेढ़ घंटा सावरकर के पन्ने खोलते हैं, काले पन्ने। और आज तक कोई हिम्मत नहीं किया मुकदमा करने, क्योंकि पता चलेगा मुकदमा किया तो अदालत में कुंडली पूरी खोल देंगे सावरकर की। दीपांकर दत्ता, जस्टिस दीपांकर दत्ता सावरकर के बारे में विशेष अध्ययन है उनका, उनको भी दोबारा सावरकर पढ़ना पड़ जाएगा। हाँ, बड़ा इसलिए लंबा चौड़ा हियरिंग हाँ, के दौरान एक टिप्पणी के तौर पर लंबा चौड़ा राष्ट्र के नाम संदेश दिया उन्होंने राहुल गांधी की आड़ में। जैसे वो एक एकलव्य थे ना, संघ के एकलव्य होते थे, वो 21 तारीख के बाद आप ढूंढ रहे उनको, आपको मिल नहीं रहा, आप भी बड़े परेशान थे। तो ऐसे बहुत सारी आत्माएं हैं ऐसी। मेरी आशीष भाई चिंता एक दूसरी थी। एक तो ये हो गया आज भारत का जो दिखा है सावरकर और ये सारी चीज, एक और भी पक्ष इसमें आपने सोचा क्या? बहुत सारी जो दुर्दांत प्रतिमाएं हैं इनकी, उसमें कई बार अखंड भारत का भी जिक्र करते हैं, वो लगातार होता है। अखंड भारत का जब जिक्र करेंगे तो उसमें फिर एक और भी गड़बड़ हो सकती है क्या? उसके लिए आप तैयार है क्या? हो सकता है जिन्ना की तस्वीर भी लगानी पड़े, क्योंकि अडवाणी जी गए थे, आपको याद होगा, पाकिस्तान और वो जिन्ना को सेक्युलर बता करके आए थे। ये अलग बात है, उसके बाद उनकी नौकरी चली गई और उनका कैरियर भी खत्म हो गया। तो क्या वैसी सूरत भी आएगी क्या? और आज का जो आपने ये पिक्चर दिखाई है, ये बहुत डिस्टर्बिंग तो है, लेकिन इसको अगर आप दूसरी इस पर देखें, दूसरे स्पिरिट में देखें कि ये कहीं सरकार, इसका सावरकर का भी गांधी शरणम गच्छामी तो नहीं हो गया? गांधी जी को किसी से मिलने तथा विचार करने से कभी कोई प्रेज नहीं रहा। ये तो सावरकर की बेइज्जती है जो गांधी के साथ बिठा दिया उन्होंने। अगर आप वैसे देखें तो गांधी जी तो सबसे मिलते थे, और सावरकर जो भी कुछ करते थे, वो साजिशें करना और वो सारी चीजें, माफी और वो सब कुछ, उस पर हम आएंगे अभी थोड़ी देर में। तो ये तो जो उनकी औलादे हैं, सावरकर के जो भक्त हैं उनकी औलादे, जैसे हम कहते हैं भाई आप गांधी की औलादे, तो उनको गांधी के साथ बैठाना, अगर गांधी इतने अच्छे होते तो सावरकर हत्या की साजिश में नहीं आते कभी भी, ना गोड़ से मारते उनको। तो उनकी जो संतानें हैं, जो भावी संतानें, जो राष्ट्रवादी, उन्होंने क्यों बिठा दिया इनको गांधी के साथ? सावरकर को तो संघ अपना बेसिकली एक दर्जा नहीं मानता, संघ केवल एक टूल मानता है और टूल के तौर पर प्रयोग करता है। जैसे मौका आने पर कभी गांधी का नाम भी लेना पड़ता है, पटेल का भी नाम लेना पड़ता है, वैसे करते हैं। सावरकर को गांधी के साथ ला करके, गांधी का तो कुछ बिगड़ना नहीं, गांधी तो इतने बड़े हैं कि उन बड़ा या छोटा कोई कर नहीं सकता, लेकिन सावरकर को उनकी शरण में ला करके, ऐसा तो नहीं कि सावरकर को निपटा दिया हो। ये भी तो एक सोचने का तरीका है ना, कि कहां गांधी, कहां सुभाष, कहां भगत सिंह, और उसमें ये सावरकर, कितने लोग उसकी शक्ल पहचान सकते हैं विज्ञापन में? बताइएगा मुझे। आप और मैं तो पहचान लें, क्यों, हमारा तो काम है। जब तक हिंदू राष्ट्र का विचार रहेगा, सावरकर खत्म नहीं होगा, ये मान करके चलिएगा। हेडगेवार को, सावरकर को एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर, इनका आपस का भी कंपटीशन है, कभी उसको आगे किया जाता है,
कभी उसको आगे किया जाता है। और इनको यही नहीं पता कि असली कौन है और नकली कौन है, और विरासत किसकी लेके चलनी, क्योंकि विरासत सारों की बड़ी स्वर्णिम, ये भी पता है आपको। वो सारा बताऊंगा, मैं अभी विरासत पे भी आऊंगा जब आप अगले सवाल पे आएंगे। बेसिकली क्या है कि हिंदू राष्ट्र का एजेंडा जब भी आप करोगे तो उसको आगे लाता है सावरकर को, और संघ पीछे रह जाता है। जब भी आजादी के आंदोलन में शामिल करके आगे रखना है, हिंदू राष्ट्र का एजेंडा उससे छीन लेना है। ये है असली सारी की सारी कहानी। और सावरकर तो बहुत बुरा मान रहे होंगे आज कि उनको, इनके हिसाब से तो सावरकर असली राष्ट्रपति है, इनके हिसाब से, और उनको गांधी जी के साथ बिठा दिया। तो आज सावरकर इनसे बहुत नाराज होंगे। और गांधी कभी नाराज होते नहीं थे, वो तो सबसे मिल लेते थे, भाई ठीक है ये भी आया है, ये भी आया है, चाहे कोई उनका हत्यारा ही ना हो, उससे भी सर झुका के बात कर ही लेते थे। तो आज जो कुछ ये हुआ है, ये अलग बयान कर रहा है इस पूरी मानसिकता का। और इनकी ऑडेसिटी देखिए, इनका दुस्साहस देखिए, केवल इस विज्ञापन में कुछ और नहीं है। ये दुस्साहस है केवल कि ये लोगों की नर्व्स टेस्ट कर रहे हैं कि इस देश के लोग कहां तक झेल सकते हैं। पैसा मेरे और आपके टैक्स का है, और उस पैसे से विज्ञापन जो दिया गया, वो दिया गया सावरकर को गांधी से बड़ा बनाने का। ये वैसे ही है जैसे लगातार मोदी जी अपने भाषणों में, तमाम उनका कोई भी भाषण पाकिस्तान और नेहरू के बिना पूरा नहीं होता। उसी तरीके से अब आज का उनका अगर आप भाषण सुनेंगे ना बहुत ध्यान से, क्योंकि आप बहुत उस तरीके से देखते, मैंने शो भी देखा, कमाल किया आपने, सुबह सुबह इतना जल्दी एनालाइज किया उस भाषण को। अगर आप देखेंगे, मेरा व्यक्तिगत तौर पे ये मानना है, और आमतौर पे गट फीलिंग जो होती है मेरी ठीक भी हो जाती है, पता नहीं क्यों मुझे वो भाषण सुन के लगा कि मोदी जी का आखिरी भाषण है लाल किले की प्राचीर से। जिस तरीके की थकावट, जिस तरह का वो सब, कोई विजन तो खैर कभी भी नहीं होता था, लेकिन आज बिल्कुल जिस तरीके का था ना कि वो लैकलस्टर काइंड ऑफ परफॉर्मेंस, मोदी जी इज एटलीस्ट नॉट नॉन फॉर दैट। तो ये जो मुझे कहीं लगता है आज जो सारी शुरुआत हुई है, ये बेसिकली उस दिशा में जा रही है। रिटायरमेंट मोड में मुझे दिखते हैं मोदी, और अब दिस इज जस्ट ए मैटर ऑफ टाइम। और ये अकेला आरएसएस करेगा ऐसा नहीं, एक ऐसी स्थिति भी हो सकती है जो एक इंटरनल सिचुएशन, वोट चोरी, कायरता, तमाम दुनिया भर की चीजें, प्लस जो अमेरिका के साथ जो इंटरनेशनली जो आपकी बंद पिट रही है ओवरऑल, तो आरएसएस को भी, अब तक तो ये था कि 75 में रिटायर करेंगे यानी, अब ऐसा ना हो कि उनको मजबूर होकर रिटायर करना पड़े कि कहीं तुम्हारा कोई नाम लेवा ना बचे। तो नाउ ही मे प्रूव टू बी ए वेरी बिग लाइबिलिटी, नॉट ओनली फॉर बीजेपी बट आरएसएस ऑल्सो। अब मुझे वो दिशा पता नहीं क्यों दिख रही है, खासतौर पर जो परसों अनुराग ठाकुर ने जो किया, जिस तरीके से जो राहुल गांधी ने नहीं भी कहा था वो भी स्टेब्लिश कर दिया। तो अब मुझे लगता आज वैसे नहीं होता, यहाँ पे कोई भी चीज वैसे नहीं होती, या तो मोदी और शाह करवाते हैं, या कहीं रिमोट कहीं और भी होता है। तो कौन जाने, मैं और आप तो नहीं कह सकते कि वो जो 6 कंस्टिट्यूंसियों के नाम बताए, और जिस तरीके से जब मैं आपके ऊपर पत्थर फेंकूंगा तो खाली तो आप भी नहीं बैठोगे ना। तो ये वो दिशा मुझे पता नहीं क्यों, आज का भाषण और आपका जो स्पेशल शो था आपका और भाऊ का, वो देख के मुझे लगा कि ये आदमी रिटायरमेंट बोर्ड में चला गया। तो मुझे ऐसा लगता है, बाकी आने वाले समय में जिस तरह की परिस्थितियां अनवील होंगी उससे पता लगे। चलिए, और भी अभी चर्चा में एक पार्ट बचा हुआ है, उस पर भी आ जाते हैं। हालांकि सावरकर पे चर्चा करें तो कई घंटे की चर्चा है, यहाँ तक कि ऐतिहासिक चर्चाएं ये भी हैं, उसके भी मैं डॉक्यूमेंट्स के साथ किसी दिन सोच रहा हूँ कि जब भारत आजाद हुआ तो जो तमाम रियासतें थी, सावरकर ने कईयों को संपर्क किया कि भारत में मत मिलना। मतलब सोचिए आप, और गांधी के ऊपर, सुभाष बाबू के ऊपर, नेताजी के ऊपर और भगत सिंह के ऊपर फोटो है। जरा सुनवा दीजिए, मोदी जी के क्लिप है, सुनवाने से परहेज ही करते हैं, लेकिन सुनवा दीजिए। आज लाल किले प्राचीर से पहली बार संघ की तारीफ हुई है, सुनवाइए। एक बात का जिक्र करना चाहता हूं। आज से 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 100 साल की राष्ट्र की सेवा एक बहुत ही गौरवपूर्ण स्वर्णिम पृष्ठ है। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के संकल्प को लेकर के 100 साल तक मां भारती का कल्याण का लक्ष्य लेकर के लक्षावधि स्वयंसेवकों ने मातृभूमि के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। सेवा, समर्पण, संगठन
और अप्रतिम अनुशासन ये जिसकी पहचान रही है, ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का ये सबसे बड़ा एनजीओ है। एक प्रकार से 100 साल का उसका समर्पण का इतिहास है। आज लाल किले की प्राचीर से 100 साल की इस राष्ट्र सेवा की यात्रा में योगदान करने वाले सभी स्वयंसेवकों को आदरपूर्वक स्मरण करता हूं और देश गर्व करता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इस 100 साल की भव्य समर्पित यात्रा को, और हमें प्रेरणा देता रहेगा। देखा आपने वो ताली बजाने वाले को, देखा पहचाना कि नहीं पहचाना था? चलिए उस पे भी आएंगे। आज संघ की तारीफ, क्या है मामला? संघ की तारीफ, और संघ की तारीफ कर रहे हैं, सबसे बड़ा एनजीओ। एक प्रकार से इस एनजीओ का एक बार ऑडिट करवा देना चाहिए। हाँ नहीं आशीष भाई, नहीं गलत बात कर रहे हैं आप, कई बार आप बहुत गलत बात करते हैं। 12वें साल में बतौर प्रधानमंत्री लाल किले की प्रचार से महोदय बोल रहे थे और विश्व का सबसे बड़ा एनजीओ बता दिए। प्रधानमंत्री जी के शब्द है, मेरे राष्ट्रीय चित्रांशी जी के नहीं। ये जो बेसिकली क्या है कि एनजीओ जो होता है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, स्वयंसेवक संगठन कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, वो भी कानून के दायरे में तो आशीष भाई आते ही है। जहां तक छोटा मोटी बुद्धि मेरी है, ज्ञान की, जो भी कानून की जो जानकारी मुझे, ये जो आरएसएस है ये कहां पर पंजीकृत है, कौन से कानून के तहत पंजीकृत है? ये एनजीओ कहां, प्रधानमंत्री ने अच्छी बात है और 100 साल हो गए अब, ये कहां पर रजिस्टर्ड है, कौन से कानून के तहत रजिस्टर्ड है, इसका कोई पैन नंबर भी है क्या आज तक? क्या इसकी कोई मेंबर सूची भी है आज तक? इसका कोई संविधान है आज तक? भारतीय संविधान के तहत आवश्यक जितने भी जो एनजीओ के लिए जो भी परफॉर्मर जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, कोई भी एक दस्तावेज मोदी जी आरएसएस दिखा सकता है क्या? और उसकी चर्चा प्रधानमंत्री जी कहां पे कर रहे हैं? लाल किले की प्राचीर पे। आरएसएस की बैकग्राउंड का देखिए, आजकल आपको पता है सरदार पटेल तो आजकल मोदी जी के बड़े आराध्य हैं, आपको तो पता ही है। दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा बनवाई और सारा किया। ये अलग बात है कि उनके नाम का स्टेडियम अपने नाम कर लिया, फिर ये अलग चीज है। लेकिन आरएसएस की देशभक्ति का एक नमूना पढ़ के सुनाना चाह रहा हूं, अगर इजाजत है तो आप। श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सरदार पटेल ने एक पत्र लिखा और उस पत्र का एक अंश सुनिएगा जरा। जहां तक आरएसएस और हिंदू महासभा की बात है, गांधी जी की हत्या का मामला अदालत में, सरदार पटेल लिख रहे। और मुझे इसमें इन दोनों संगठनों की भागीदारी के बारे में कुछ नहीं कहना चाहिए, क्योंकि होम मिनिस्टर थे वो, कुछ नहीं कहना चाहिए। लेकिन हमें मिली रिपोर्ट इस बात की पुष्टि करती है कि इन दोनों संस्थाओं का, खासकर आरएसएस की गतिविधियों के फलस्वरूप देश में ऐसा माहौल बना कि ऐसा बर्बर कांड संभव हो सका। गांधी जी की हत्या के बारे में श्यामा प्रसाद मुखर्जी को सरदार पटेल साहब लिख रहे। मेरे दिमाग में कोई संदेह नहीं है कि हिंदू महासभा का एक अतिवादी भाग इस षड्यंत्र में शामिल था। आरएसएस की गतिविधियां सरकार और राज्य व्यवस्था के अस्तित्व के लिए खतरा थी। हमें मिली रिपोर्ट बताती है कि प्रतिबंध के बावजूद गतिविधियां समाप्त नहीं हुई है। दरअसल समय बीतने के साथ आरएसएस की टोली उग्र हो रही है और विनाशकारी गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। ये माननीय सरदार पटेल साहब गांधी जी की हत्या के बाद श्यामा प्रसाद मुखर्जी को चिट्ठी लिख करके ये बात कह रहे। उसके बावजूद स्वतंत्रता दिवस पर सावरकर का महिमा मंडन करना वास्तविक स्वतंत्रता सेनानियों के साथ क्या है, मैं वो शब्द प्रयोग नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे एस्टीम्ड फ्रीडम फाइटर्स है वो। जिसने अंग्रेजों से दया की भीख मांगी और भारत छोड़ो या प्रमुख कोई भी स्वतंत्रता आंदोलन में जिसकी कभी कोई भूमिका नहीं थी, जिसने आरएसएस के एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए इतिहास को सफेद करना और भारत के स्वतंत्रता के सच्चे संघर्ष का अपमान करने का काम किया, आज वो फ्रंट पेज पे विज्ञापन के तौर पर है। और अब उस बात पे आना चाह रहा हूं मैं, जो इस पूरे शो का आज टेक अवे है। मोदी जी का राष्ट्रवाद, आरएसएस का राष्ट्रवाद, हिंदू सभा का राष्ट्रवाद और इनका ओवरऑल राष्ट्रवाद। इन्होंने पहली बार तिरंगे को कब अपनाया था, वो भी एक राष्ट्रवाद। आज पूरे देश में कई सालों से तिरंगा यात्राएं निकालते हैं, ध्यान है। चलिए, छोटे छोटे कोट है एक एक लाइन के, इनको भी याद कर लीजिए, शायद इस देश की आत्मा को झकझोरी जा सके, लोग जाग जाए। सबसे पहले मैं विनायक दामोदर दास सावरकर, उनका एक कोट बताता हूं आपको। वो कहते हैं, हमारे असली दुश्मन अंग्रेज नहीं मुसलमान हैं।
हाँ। हमें इनके विरुद्ध अपनी लड़ाई को मजबूत करना चाहिए, बस समझ लीजिए। आज तक चल रहा है वो, कोई चेंज नहीं उसमें। हेडगेवार साहब ने क्या कहा, बड़ा महत्वपूर्ण है। देश के युवाओं को क्रांतिकारी बनकर अपने घर परिवार को बर्बाद करने की बजाय संघ में भर्ती होना चाहिए। सुनिएगा, क्रांतिकारी नहीं बनना, संघ में भर्ती होगी। देश के युवाओं को आजाद हिंद फौज से दूर रहना चाहिए और अंग्रेजों की सेना में भर्ती होना चाहिए। ये केशव बलिराम हेडगेवार कह रहे हैं। अब गुरु गोवलकर की सुन लीजिए, गोलवलकर की, जनता को उसका ही साथ देना चाहिए जो विजेता हो। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये आपके लिए बहुत जरूरी है। आपकी बगावती बातें मैं बड़ा परेशान हूं चीजों से। वो कहता है जनता को उसका ही साथ देना चाहिए जो विजेता हो। अंग्रेज विजेता है, इसलिए हमें उनका विरोध नहीं करना चाहिए। ये गुरु गोलवलकर कह रहे हैं। अब आखिरी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी साहब, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ब्रिटिश गवर्नर को लिखे पत्र के अनुसार इस आंदोलन को हम कभी सफल नहीं होने देंगे। क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 कभी सफल नहीं होने देंगे। आपसे अनुरोध है कि इस आंदोलन को सख्ती से कुचले। इस कार्य में हम भी आपका पूरा साथ देंगे। ये राष्ट्रवाद। बधाई आपको आजादी की, फ्रीडम इंडिपेंडेंस डे की, और सारे दर्शकों को भी। इसके आगे कुछ कहने को बचा हो तो आप पूरा कर दीजिए। मेरे पास इतना ही था। इसी में सब है, इसी में सब है। यही आज राष्ट्रवाद के ध्वजवाहक बने घूम रहे हैं। माँ भारती की बात कर रहे हैं, जो माँ भारती की आजादी के जो सेनानी थे, योद्धा थे, उनको कुचलने की बात अंग्रेजों से कर रहे हैं। साहब कुचल दीजिए उनको, उनको कुचल दीजिए साहब। जो माँ भारती बहुत बोलते हैं ना, माँ भारती का बेटा। अरे माँ भारती का बेटा, माँ भारती के जो बाकी बेटे थे आपके पूर्वज पुरखे, वो कह रहे थे माँ भारती को आजाद करवाने के लिए लड़ने वालों कुचल दो अंग्रेजों से। अभी एक बात और कहा उन्होंने, मोदी जी ने, कि बहुत बलिदान दिया है सेवा में। लेकिन मोदी जी को एक बात के लिए आज देखिए तारीफ करनी पड़ेगी। उसमें, उस पूरे क्लिप में एक बार भी नहीं कहा कि भारत की आजादी के लिए इस संगठन ने कोई कुर्बानी दी। ये नहीं बोला है। संगठन सेवा, समर्पण, सेवा के लिए बहुत बलिदान दिया, लेकिन ये नहीं कहा कि भारत की आजादी के लिए कोई भी गलती से भी बलिदान, मतलब होता ना कि बाई चांस जा रहे थे, गिर गए, पैर टूट गया, उस टाइप का ही बलिदान नहीं दिया है। ये बात रेखांकित की जानी चाहिए। बिल्कुल, जिसने भारत की आजादी में कोई योगदान नहीं दिया, लाल किले की प्राचीर से उसका गुणगान करना भारत की आजादी का अपमान है, स्वतंत्रता का अपमान है। बस इतना है कहना है। बाकी सावरकर पे, संघ पे कहिए तो कहते रह जाइए, हरि अनंत हरि कथा अनंता, और कहें सुनाई बहुविध सब संता। तो ये तो उस समय लिखा गया जब बहुविध सब संता के संत थे, और जब देश में संता और बनता घूम रहे हो तब क्या कहोगे? वो संता उसमें लिखा है, कहीं सुनाई बहुविध सब संता, हरि अनंत हरि कथा अनंता। प्रभु अनंत है, उनकी कथाएं अनंत है, संत उसको अपने अपने तरीके से कहते हैं, संता मतलब संत। लेकिन जब संता और बनता सब सर्वे सर्वा हो जाए तो फिर तो आप समझ ही लीजिए, संता और बनता के चुटकुले सुनिए, ताली बजाइए, मजे लीजिए, हमको इजाजत दीजिए। चलते चलते फिर एक बार स्वतंत्रता दिवस की अनंत शुभकामनाएं। हमने सुबह भी शपथ ली थी, फिर शपथ लेते हैं। आप लोग भी अगर ले सके तो शपथ लीजिए। पहली बात, सबसे पहला, झूठ, फरेब, जुमला, लफाजी, गप्पाजी, इस सब से आजादी, बिल्कुल आजादी। इससे आजादी मिल गई तो नफरत से आजादी मिल जाएगी, क्योंकि झूठ से ही नफरत की बुनियाद पड़ती है। जब जब झूठे व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं तो नफरत की बुनियाद पड़ती है, मन में नफरत जगता है। तो इससे नफरत से मुक्ति मिल जाए, इससे विभाजनकारी जो भावनाएं हैं उससे मुक्ति मिल जाए, इससे भक्ति का जो दौर चल रहा है, ये भक्ति काल, एक भक्ति काल था जिस पर हमें गर्व है, एक भक्ति काल है जिस पर हमेशा काले पन्ना लिखा है। तो
ये भक्ति काल से मुक्ति मिल जाए। और फिर मैं कहूंगा एक बात और, भाषण में संघ की तारीफ में उन्होंने कहा कि ये स्वर्णिम पन्ना है, पेज है। सोचिएगा कि प्रधानमंत्री ने हमारे कहा है कि 100 साल में सिर्फ एक पन्ना लिख पाए हैं स्वर्णिम। ठीक है, स्वर्णिम पन्ना कहा है, तो कहा उन्होंने, उसको मानिए 100 साल लग गया एक पन्ना लिखने में। 100 साल जो माँ भारती के लिए काम कर लेगा उसके लिए स्वर्णिम ग्रंथ लिखा जाना चाहिए। स्वर्णिम पन्ना है, इसका मतलब बहुत कुछ गड़बड़ है। इजाजत दीजिए। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।